नमस्कार। न्यूज 24 के फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूं और खास तौर से आज पूरे विश्व की निगाह ब्रिटेन की तरफ टिकी हुई है, क्योंकि ब्रिटेन से खास तौर से जो वहां ऑक्सफोर्ड ट्रायल चल रहा था वैक्सीन के ऊपर, वहां से एक बड़ी खबर आने की उम्मीद है। तो थर्सडे को, ऐसा उन्होंने बोला था कि थर्सडे को उम्मीद है कि ये खबर सामने आ जाएगी। तो आज इस बात का इंतजार चल रहा है कि हमें वो खबर मिल जाए सब लोगों को कि जो ऑक्सफोर्ड का ट्रायल हुआ था उसके कैसे नतीजे हैं, क्योंकि खास तौर से जो उन्होंने फेज 1 ट्रायल किया उसके नतीजे सामने आएंगे। और अगर फेज 1 ट्रायल के नतीजे अच्छे हैं तो ऐसे में ये वैक्सीन जल्दी मार्केट में आने की उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि अब इसका फेज 3 ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है और उसमें कोई ज्यादा दुष्प्रभाव या कोई ऐसा अनटूवर्ड इवेंट नहीं दिखता है, तो ऐसी स्थिति में ये वैक्सीन मान लिया जाएगा कि जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगी। तो आज एक बड़ा दिन है और पूरे विश्व की निगाह इस वक्त उधर ही टिकी हुई है कि जल्द से जल्द वहां से कुछ खबर आए कि किस तरह से ऑक्सफोर्ड का जो ट्रायल चल रहा था वैक्सीन का। और देखिए, जब से हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं तब से लगातार ऑक्सफोर्ड का ट्रायल एक ऐसा वैक्सीन का जो है वो था, एक जो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, जो कि शुरू से सबसे आगे चल रही है। अगर बात करें तो मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना जो कि अमेरिका की वैक्सीन है और ऑक्सफोर्ड ट्रायल जो कि ब्रिटेन में, यूके में हो रहा है, ये दोनों जो है फ्रंट रनर्स थे, यानी कि सबसे आगे यही दो वैक्सीन चल रही थी और सबसे ज्यादा उम्मीद भी इन्हीं वैक्सीन से थी। तो आज ये माना जा रहा है कि बड़ी खबर सामने आ सकती है कि इनके फेज 1 ट्रायल्स के किस तरह के रिजल्ट्स रहे। शुरू में उन्होंने बोला था कि ये रिजल्ट्स अच्छे थे उनके, जो भी फेज 1 ट्रायल में हुए, और उन्होंने देखा भी कि इससे, लेकिन अब एक पुख्ता वहां से डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी जो कि आज उम्मीद है कि आ जाएगी, और उससे बहुत सारे क्लूज मिलेंगे, उससे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और उससे बहुत सारी ये भी खबरें भी मिलेंगी कि क्या ये वैक्सीन अब प्रोडक्शन में जाएगी या नहीं। तो आज बहुत ज्यादा उम्मीद है और बहुत सारे हमारे श्रोता भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमसे मुकेश कुमार यादव जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। और अमित राज, प्रशांत पांडे, भारती शर्मा, अनिल कुमार, सुवेश यादव, शाहलाम राजपूत, सुनील, सोनी गुप्ता, सुशील कुमार, कमलेश ठाकुर, राजेश राय, जितेंद्र, विवेक त्रिपाठी और हनुमान चौधरी, और हेलो भी बोल रहे हैं आप लोग। और आप सबको भी मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो। यहाँ से कुमार बॉस, अभिमन्यु राज और अहमेर शोएब और संजय बोस और सुरेश सरदार, तो बहुत सारे हमारे श्रोता यहाँ पर जुड़े हुए। आप सभी का स्वागत है। जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रही हूँ उनका भी यहाँ पे बहुत स्वागत है। तो यही बड़ी खबर है आज, क्योंकि खास तौर से जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल चल रहा है, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ ट्रायल कर रही है, मिलकर के ब्रिटेन में ये ट्रायल चल रहा है। उन्होंने शुरू में ही जब कोरोना वायरस संक्रमण विश्व में आया था तब उन्होंने इसका जेनेटिक कोड, जब चाइना ने विश्व को दिया कि ये वायरस इस तरह का दिखता है, ये इसकी संरचना है, तो उन्होंने तभी से वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया था ब्रिटेन में। और खास तौर से उन्होंने जिस तरीके से वो वैक्सीन बना रहे हैं उसमें एक और वायरस होता है जो कि बंदरों में इन्फ्लुएंजा करता है, बंदरों में दिक्कतें करता है, जिसे हम एडिनो वायरस बोलते हैं। वो वायरस लेकर के उसके ऊपर कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कोरोना वायरस की तस्वीर सभी ने देखी है, जो ग्रे कलर का वायरस दिखता है और उस पर लाल लाल जो बाहर आप कण देखते हैं चिपके हुए, जो उस रेड कलर्स के, वो स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो वो जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनको उस वायरस के ऊपर चिपकाया गया है और तब शरीर में वैक्सीन के रूप में डाला जा रहा है, और ताकि जो मानव का शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो उसको पहचान ले पहले से कि कोरोना वायरस दिखने में ऐसा है और ये उसके ऐसे कण हैं जो शरीर में दिक्कत पैदा करते हैं, तो शरीर पहले से उनके लिए एंटीबॉडीज बना ले। तो जब असली में वो वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो शरीर उसको पहचानने की ताकत रखेगा और एंटीबॉडीज भी शरीर में होंगी, ताकि वो वायरस हमारे शरीर पर अटैक ना कर पाए और जिस तरह के लोग अभी पीड़ित हो रहे हैं वैसे आप पीड़ित ना हो। तो इस तरह से ये कोशिश की जा रही है वैक्सीन बनाने की ऑक्सफोर्ड ट्रायल के अंतर्गत, और उनके फेज 1 ट्रायल्स के आज रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि अगर फेज 1 ट्रायल के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो ऐसे में वो फेज 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और फेज 3 में जा चुकी है वैक्सीन।
वैक्सीन, फेज 3 ट्रायल्स शुरू हो गए हैं उस वैक्सीन के, जहां लगभग 10 से 20 हजार के आसपास लोगों पर इस वैक्सीन को ट्राई किया जा रहा है। तो फेज 3 ज्यादातर ये मान के चला जाता है कि फेज 3 जो है बस एक तरह से एक फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप ज्यादा लोगों पे करते हैं और आपको ये देखना होता है कि कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। तो अगर फेज 1 ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो ये मान के चलिए कि फेज 3 भी सक्सेसफुल हो ही जाएगा, उसमें जब तक कि कोई बड़ी ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, और फिर ये वैक्सीन प्रोडक्शन में चली जाएगी। इसीलिए फेज 1 ट्रायल के नतीजे की तरफ सब लोगों की निगाह है, इसका उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है, और इसीलिए आज सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई खबर आए कि किस तरह के फेज 1 ट्रायल्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर विवेक त्रिपाठी भी हैं, संतोष कुमार, अब्दुल जुनैद, विश्वजीत ठाकुर। वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा इंडिया में आने में। जी हाँ, थोड़ा समय लगेगा। देखिए, अभी फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन गई है, जिसमें कि और 1-1.5 महीना लगेगा, और उसके बाद ही जो है ये प्रोडक्शन में जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके साथ साझेदारी भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, जो भारत की ही कंपनी है, उसकी साझेदारी है, और ये वैक्सीन की काफी ज्यादा तादाद जो है वो भारत में ही बनने वाली है। और ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट ने भी ये बात बोली है कि जितनी भी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट में बनेंगी उसमें से 50% जो वैक्सीन्स हैं वो भारत में ही इस्तेमाल होंगी, वो भारत में ही यूज होंगी। केवल 50% वैक्सीन्स जो वो और बनाएंगे वो बाकी देशों के लिए देंगे, क्योंकि उनकी साझेदारी है ऑक्सफोर्ड के साथ, उनकी साझेदारी है मॉडर्ना वैक्सीन के साथ, तो उनको भी देनी ही होंगी। तो लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही ये बात बोल दी है कि 50% जो वैक्सीन्स वो बनाएगा वो भारत में ही कंजम्पशन के लिए होंगी। तो भारत में भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन, चाहे वो कहीं भी किसी भी कोने में बन रही हो, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे भारत की अपनी वैक्सीन तैयार हो जाए, हर सूरत में ही भारत में वैक्सीन जरूर आने की उम्मीद दिखती है। इधर हमारे साथ है निपेंद्र दास और शंकर कुमार और साहित्याचार्य शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न भी है हमारे पास, सचिन सेठी जी पूछ रहे हैं कि एक बात समझ नहीं आती है, हर डॉक्टर अलग अलग व्यू रखता है कि मास्क पहनोगे तो कोरोना से बचोगे, और कुछ लोग कहते हैं कि मास्क लगाने की हो सकता है कि मास्क लगाने से कोरोना किसकी माने किसकी नहीं, अलग अलग तरह के कह रहे हैं। देखिए, मास्क के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। खास तौर से अब N95 मास्क जो है और जो सर्जिकल मास्क है, जिसके बारे में आप ज्यादातर सुनते रहते हैं, ये मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जहाँ पे भी कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का इलाज हो रहा है, उनके इस्तेमाल करने के लिए है। और साथ में अगर किसी को कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव निकलता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अगर घर में है तो वो N95 मास्क का प्रयोग कर सकता है, उसके घर के बाकी सदस्य भी उस समय पर N95 मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा साधारण व्यक्ति को, अगर आप अपने काम पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको N95 मास्क या सर्जिकल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप साधारण 3 लेयर का घन का बना हुआ मास्क आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको सुरक्षित रखेगा। खास तौर से WHO ने यह भी बताया है कि जो ये 3 लेयर्स हैं मास्क की, वो किन किन चीज़ों की होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि अंदर की लेयर कॉटन की होनी चाहिए, और आपके घर में कॉटन की साड़ी हो सकती है, कॉटन की शर्ट्स हो सकती हैं, कॉटन के सूट्स वगैरह। तो कई तरह के, कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जो आसानी से घर में मिल जाता है, तो उसमें से आराम से काट के पुराने किसी ऐसे कपड़े में से निकाल के भी बनाया जा सकता है। तो एक चीज़ हो गई कॉटन। दूसरी लेयर जो WHO ने बताई है वो है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन सुनकर के भी परेशान मत होइए कि ये कहाँ से मिलेगा और ये क्या बला है, ऐसा नहीं। तो पॉलीप्रोपिलीन भी आसानी से, जो घर में आप सामान लाते हैं, आजकल जो बैग्स यूज हो रहे हैं जिसमें कि आप घर का सामान लाते हैं, सब्जी फल वगैरह लाते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि ना वो प्लास्टिक है और ना वो कपड़ा है, वो बीच का एक मटेरियल है, वो पॉलीप्रोपिलीन है। तो उसको भी आसानी से काट करके उसकी सेकेंड लेयर बनाई जा सकती है मास्क की। और जो थर्ड लेयर है वो रेयॉन या नायलॉन, यानी कि ऐसे कपड़े की होनी
होनी चाहिए, जो थोड़ा रेशमी कपड़ा होता है जो कि आसानी से गीला नहीं होता है। तो इन 3 कपड़ों को ले करके एक आसानी से मास्क घर में बनाया जा सकता है और इसको आप धो करके दोबारा यूज कर सकते हैं आसानी से, साबुन से, पानी से धो के धूप में सुखाकर आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो 2-3 मास्क अगर आप अपने लिए बना लेते हैं इस तरह के, तो वो रोटेशन में आप आराम से उनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए N95 और सर्जिकल मास्क के साथ एक दिक्कत ये भी है कि उनको रीयूज नहीं किया जा सकता और 6 से 8 घंटे में वो मास्क जो है बेकार भी हो जाते हैं, उनको फिर यूजलेस हो जाते हैं। आप बस फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें लगा रहे होते हैं लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए घर के बने हुए मास्क बहुत अच्छे हैं जिनको आसानी से रीयूज किया जा सकता है। तो आप इन मास्क को यूज करिए, ये आपको सुरक्षित रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के मास्क में घुटन भी नहीं होती। इस तरह के मास्क में जो और परेशानियां हैं मास्क से, जो स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, त्वचा की परेशानियां, वो सब भी नहीं होती क्योंकि ये सिंपल क्लॉथ मटेरियल है जो कि हम क्योंकि शरीर पर भी पहनते हैं तो ऐसे ही मुंह पर उसे पहने हुए हैं तो उससे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक अच्छा आसान सा तरीका है जिससे कि आप अपने मास्क को बना सकते हैं। लाइव है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर हैं जहांगीर पंवर और विक्रम गुप्ता और अरमान मुर्तज़ा, प्रतिपाल सिंह भी हमारे से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, और विवेक त्रिपाठी और सोनू रॉय, और यहाँ पर राजेश हैं, राजवीर गंगोश, राव आशु, और हमारे साथ सतीश यादव, संदीप दालमिया और श्रीदेवी विलास जुड़ी हुई हैं, अनिरुद्ध और अंसारी कुर्बान, जितेंद्र सिन्हा। और आपका कोई प्रश्न भी हो तो आप यहाँ पर भेज दीजिए तो मैं उन सब पे भी यहाँ पर जवाब दूंगी। इधर पीयूष, उमेश नंदावर, ऋतु रॉय, देवादत्त शर्मा, सतीश यादव और शांति रानी, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर विवेक त्रिपाठी जुड़े हैं, रोहित तिवारी। तो हम यही बात आज वैक्सीन की खास तौर से कर रहे थे कि जो ब्रिटेन में इस वक्त कोशिश चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, उन्होंने CHAdOx1 करके जो वो वैक्सीन बना रहे हैं जिसका नाम AZD1222 भी है, इस नाम से ये वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसके बारे में जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है तब से ही ये ट्रायल लगातार सुर्खियों में रहा है। इसके बारे में हमें जानकारी समय समय पर मिलती रही है और अब ये एक बड़ा कदम है जो कि आज जिसका सभी को इंतजार भी है कि आज इसकी जो रिपोर्ट्स हैं फाइनल जो फेज 1 ट्रायल की हैं वो आज वो लोग सबको बताएंगे, विश्व को बताएंगे कि किस तरह का इसका नतीजा रहा है। और ऐसे में 20 जुलाई को ये लैंसेट के जनरल जो है, जो कि अब आप इसका नाम भी जानते हैं कि लैंसेट जनरल एक मेडिकल जर्नल है जिसका विश्व में बहुत ख्याति है, इसको बहुत मान्य जनरल है जिसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है मेडिकल जगत में, वहां पर ये छपेगा भी। तो 20 जुलाई को ये लैंसेट के जनरल में छपेगा कि किस तरह से ये वैक्सीन के क्या नतीजे रहे और कितनी सकारात्मक, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आए हैं। तो आज एक ये बड़ा दिन होगा क्योंकि अगर आज अच्छे रिजल्ट्स घोषित करते हैं, और जिस तरह से पहले भी उन्होंने खबर दी है इस वैक्सीन के ऊपर, उन्होंने बोला है कि वैक्सीन ने डबल प्रोटेक्शन कराई है। डबल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज भी बना रहा है, जिन लोगों को उन्होंने ये वैक्सीन दी है उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी बन रही है, और साथ में हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, जो कि और एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, उनको भी स्टिमुलेट कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि डबल प्रोटेक्शन कर रही है वैक्सीन। तो इस तरह से उनका ये मानना है कि ये बहुत कारगर है और अच्छी वैक्सीन है और इसको जो है अब बड़े पैमाने पर लोगों को दी जा सकती है। तो इस तरह की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं वहां से। अब उनकी तरफ से एक प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आने की आज उम्मीद है कि वो सामने आएगा, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से इसके नतीजे रहे हैं। और क्योंकि शुरू में एक कहीं ना कहीं जब इन्होंने एनिमल स्टडीज करी थी, जब इन्होंने बंदरों के ऊपर स्टडी करी थी शुरू में, तब वहां से थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स आए थे क्योंकि कुछ बंदरों में देखा गया था कि वैक्सीन की वजह से ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उनमें ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बनी। तो तब से थोड़ा सा डाउट भी आ गया था कि ये वैक्सीन अच्छी है या नहीं है, क्या ये वैक्सीन कारगर होगी या नहीं होगी। तो अब उनके जो फेज 1 मानवीय परीक्षण के रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे और अगर वो अच्छे आते हैं तो फिर फेज 2 ट्रायल हो चुका है। फेज 3 ट्रायल में ऑलरेडी वैक्सीन जा चुकी है और ऐसे में फेज 3 ट्रायल से फिर बस एक तरह से फॉर्मेलिटी ही है, मान लीजिए फेज 3 ट्रायल, क्योंकि अगर फेज 1 फेज 2 के ट्रायल्स अच्छे आए, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो फिर फेज 3 ट्रायल्स में ज्यादा कुछ ऐसा ऊपर नीचे ऊंच नीच होने की संभावनाएं कम होती हैं। अनटिल अनलेस कुछ बड़ी बात हो जाए, किसी की डेथ हो जाए या कुछ
कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए वैक्सीन लगाने से तब बात अलग है, वरना छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन की वजह से हो सकते हैं और उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, तो तब ये वैक्सीन प्रोडक्शन में चली जाएगी। इधर हमारे साथ हैं भुवन शर्मा और देवेंद्र ओझा ठाकुर और विकास केशरवानी, राज तमांग और मोहम्मद अलकामा, शाइक यसीन हैं। वो भी पूछ रहे हैं कि पब्लिक में कब तक आएगी ये वैक्सीन। तो देखिए, अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो यही मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक ये वैक्सीन मार्केट में आनी शुरू हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि तब तक ये आ जाएगा। और एस्ट्राजेनेका ने पहले भी ये बयान दिया है कि वो पहले से ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और एस्ट्राजेनेका मिल करके पहले से ही ये वैक्सीन बना करके रख रहे हैं। तो एक तरफ से नतीजे आएंगे और एक तरफ से ये वैक्सीन बाहर मार्केट में आने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले हमेशा विश्व में जब भी वैक्सीन बनी है तो पहले वैक्सीन के नतीजे आए, फिर उसके अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है, उसमें अलग समय लगता है। लेकिन ये ऐसा पहली बार विश्व में हुआ है कि प्रोडक्शन यानी कि वैक्सीन बनाकर पहले ही रख ली गई है कि जैसे ही ये पता चलेगा कि हाँ ये अच्छी है, ये कारगर है, तो इसको तुरंत मार्केट में निकाल दिया जाएगा। तो ये एक नया स्टेप है जो इस वक्त उठाया गया, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि 1,37,00,000 से ज्यादा लोग विश्व में इस वक्त संक्रमित हो चुके हैं। उधर अगर अमेरिका की बात करें तो अब लगभग 30 या 36 मेरे ख्याल से 36 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में संक्रमित हो चुके हैं। ब्राजील में भी 20 लाख के आसपास पहुंच गया आंकड़ा, और भारत भी अब 10 लाख के आंकड़े को बस छूने ही वाला है। ऑलमोस्ट हम 10 लाख के आंकड़े के पास आ गए हैं, और अब लग रहा है कि जिस रफ्तार से अभी भारत में बढ़ रहा है, हम ब्राजील को भी पार कर जाएंगे, जो कि ब्राजील अभी दूसरे नंबर पर चल रही है और 20 लाख के आसपास वहां मामले हैं। तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ब्राजील को भी हम पार कर जाएंगे, क्योंकि अभी पिछले 24 घंटे में आप सभी जानते हैं कि 32,000 नए मामले सामने आए, और अब हर दिन जो है ये एक नया नंबर सामने आता है। जबकि अच्छी बात यह है कि भारत में पिछले 24 घंटे में टेस्टिंग का भी रिकॉर्ड बना है। लगभग 3,20,000 के आसपास भारत में टेस्ट हुए, जो अभी तक के लिए 24 घंटे में सबसे हाईएस्ट नंबर है भारत के लिए। तो एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं लगातार हमारी जो जंग है वो भी स्ट्रांग हो रही है। जिस तरह से रिकवरी रेट बेटर हुआ है भारत में, अब लोगों के ठीक होने का दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है, लेकिन हाँ लोग संक्रमित हो रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में लॉकडाउन्स भी फिर से लगाए जा रहे हैं। इधर बैंगलोर में दोबारा लॉकडाउन लगाया है, गोवा में भी 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है। इधर आप देख ही रहे हैं बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जहां की दोबारा लॉकडाउन्स लगाए गए हैं, कहीं कम दिन के लिए, कहीं ज्यादा दिन के लिए। लेकिन ये सभी ऐसे स्टेट्स और राज्य हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन्स लग रहे हैं। इधर कर्नाटका में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है, और कर्नाटका अब चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहां 3,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आए हैं। तो अगर बात करें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, काफी आगे है। तमिलनाडु में भी इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ये कुछ खासतौर से आप देखा जाए तो भारत के ज्यादातर जो राज्य हैं, देखिए गोवा की अगर बात करें तो गोवा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि वहां अब कोरोना का संक्रमण नहीं है, लेकिन अब दोबारा से वहां संक्रमण बढ़ रहा है, यहां तक कि उन्हें 3 दिन का लॉकडाउन अब लगा रहे हैं वो। तो अब ज्यादातर सभी राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है, इसीलिए आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप लोग सारे एहतियात रखें, और जो बातें आपको बताई जा रही हैं कि कैसे आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं उनको आप जरूर करें। इधर दिलीप यादव हैं हमारे साथ, नीरज हैं, गोपाल आचार्य हैं, अशफाक मलिक हैं, और मोहम्मद जैन है, और विल्फ्रेड सिसिल हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आ ही रही है, क्योंकि अब 2-3 वैक्सीन ऐसी हैं, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, और वो सब लोगों के जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो अच्छे आए हैं। अब हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी आज इंतजार कर रहे हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आज बहुत उम्मीद है कि उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा कि किस तरह से उनके फेज 1 ट्रायल के रिजल्ट्स हैं, और फेज 3 में ऑलरेडी वैक्सीन जा चुकी है। तो अगर फेज 3 के नतीजे, जो कि और
और 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएंगे, वो भी अगर सफल रहते हैं तो ऐसे में ये वैक्सीन आ जाएगी। तो लगातार जहां जहां भी इस वक्त वैक्सीन की पहल चल रही है, चाहे हम रशिया की वैक्सीन की बात करें, चाहे भारत में जो 2 पहल चल रही है, भारत बायोटेक और ज़ाइकोव डी जो कि जाइडस कैडिला बना रही है, चाहे हम चाइना की साइनोवैक की बात करें, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रिटेन में जो अभी जिसकी हम बात भी कर रहे हैं वो वैक्सीन की बात करें, या मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें जो कि अमेरिका से बन रही है, एक और इनोवियो है जो फाइजर के साथ वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जर्मनी में भी एक वैक्सीन बनने की कोशिश चल रही है इस वक्त। ये सब अलग अलग पड़ाव पर हैं, मानवीय परीक्षण के अलग अलग पड़ाव पर हैं, और इसीलिए WHO का भी ऐसा मानना है, इधर अमेरिका के प्रशासन का भी ऐसा मानना है कि साल के अंत तक वैक्सीन आने की काफी उम्मीद दिख रही है, और माना जा रहा है कि आ जानी चाहिए वैक्सीन साल के अंत तक। और जिस तरह से अभी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं फेज 1 ट्रायल के, उनसे उम्मीद और बढ़ जाती है सभी लोगों की। अगर फेज 1 ट्रायल के नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर ये वैक्सीन जल्दी ही प्रोडक्शंस में जाएंगी। इसके बाद रमाकांत पांडे कह रहे हैं कि ये एक अच्छी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और कोई तरीका भी नहीं दिख रहा है इसको रोकने का, क्योंकि एक बड़ी खबर जो बीच में आई थी वो ये भी थी, जो स्टडी ब्रिटेन से सामने आई है कि जिनको कोरोना वायरस संक्रमण हो रहा है उनके अंदर भी स्वाभाविक तौर से जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो भी 3 महीने के बाद ज्यादातर लोगों में खत्म हो जा रही हैं शरीर में। तो 3 महीने के बाद ये माना जा रहा है कि आप दोबारा संक्रमित होने की संभावनाएं हो रही हैं। तो इस तरह से ये एक नेवर एंडिंग सा खेल दिख रहा है कि लोग संक्रमित होंगे 3 महीने, उसके बाद फिर संक्रमित हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस ने आज इस व्यक्ति को संक्रमित किया है, कल उस व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, वापस इस व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है 3 महीने बाद। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि हम जीतेंगे कैसे, कोरोना वायरस संक्रमण रुकेगा कैसे। तो इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और इसीलिए सबकी निगाहें वैक्सीन के ऊपर टिकी हुई भी हैं। इधर मुन्ना राजवीर हैं, अविनाश कुमार हैं, विवेक त्रिपाठी, और कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है। देखिए, वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा ही, और ये पहली बार है विश्व में जब इतनी जल्दी कोई वैक्सीन बन रही है। अभी तक सबसे जल्दी कोई वैक्सीन बनी है तो वो 5 साल में बनी है, और उसके पहले भी अगर देखें तो 10 साल, 12 साल, 20 साल में वैक्सीन बन के आई। और कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी आज तक इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जैसे डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, HIV की बात करें, ये ऐसे कुछ संक्रमण है, सार्स है, मर्स है, इनकी आज तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जबकि कोशिशें बहुत करी गई। बोला तो अभी तक हम इनकी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण एक ऐसा है जिसके पूरे विश्व के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है, और सब लोग इस वक्त समझ रहे हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है इस वक्त वैक्सीन की विश्व को। और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्केल पर आप देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है वैक्सीन बनाने की, और तरह तरह से इनोवेशन करके, तरह तरह से स्टेप्स को कैसे एक के साथ एक चलाया जा सकता है, वो सब चीजें जितना भी किया जा सकता है वो सब करा जा रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि वैक्सीन अल्टीमेटली इंसान को ही लगनी है, और इंसान का जीवन सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तो अगर आनन फानन में उल्टी सीधी वैक्सीन बना करके ले भी आए तो उससे नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए वैक्सीन जो है वो सेफ भी होनी जरूरी है, वो कारगर भी होनी जरूरी है, तभी मनुष्य का जीवन बच सकेगा और उसको कुछ फायदा होगा इस वैक्सीन। तो इसलिए इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। यहाँ पर हमारे साथ हैं पीयूष पाठक, विजय सोढ़ा, राजेश छाबड़ा, रागेश पांडे, अभिषेक यादव भी जुड़ गए हैं हमसे, सजन यादव, रुपेश राज और अनिल चौहान और हरफिस अली, पुष्पा सिन्हा। बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और मैं देख रही हूँ अगर कोई क्वेश्चन भी मिल जाए। इधर आर्यन कश पूछ रहे हैं कि रूस है, ब्रिटेन नहीं। नहीं, देखिए आप गलत सोच रहे हैं। आज जो खबर आनी है वो ऑक्सफोर्ड यानी कि ब्रिटेन की जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है उसके ऊपर आनी है, क्योंकि रूस का हमें पता चल चुका है कि रूस जो है फेज 1 ट्रायल उन्होंने कंप्लीट किया है, वो फेज 2 और फेज 3 ट्रायल की तरफ गए हैं। तो रूस की वैक्सीन के बारे में जो जानकारी अभी तक आनी थी वो आ गई है कि उनका फेज 1 ट्रायल अच्छा रहा है, सक्सेसफुल रहा है। उनके हिसाब से उन्होंने दावा किया है कि जिन लोगों को भी उन्होंने वो वैक्सीन लगाई थी उन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो अब वो लोग भी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल कर रहे हैं। तो अभी वहां से अब समय लगेगा रूस से और खबर आने में। इधर इकबाल मानशेषा हैं, आनंद दीक्षित हैं, और मलेशिया से हमारे साथ दीनानाथ राज भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। स्वप्न गोम्स, प्रमोद सिंह यादव, संजीव मिश्रा, और हमारे साथ यहाँ पर गौरव चौहान भी हैं।
उसके बाद सपना श्रीवास्तव, देखिए वो पूछ रहे हैं कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन करता है। देखिए करोड़ों वैक्सीन अब बनाई जाएंगी, और वैसे भी भारत जो है वो विश्व का लीडर है वैक्सीन बनाने में। तो भारत में ही अभी तक विश्व में जितनी भी वैक्सीन बनती हैं उसकी 60% वैक्सीन जो हैं वो भारत में ही बनती हैं। तो भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ऐसी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन बनाती हैं, और इसलिए भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें अपना जो रोल है वो निभाने वाला है वैक्सीन में, क्योंकि भारत में ही और उसके बाद चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां वैक्सीन काफ़ी बनती है। तो ये 2 देश ऐसे होंगे जहां बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन को बनाया जाएगा। और ख़ास तौर से भारत, क्योंकि अभी ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, इन सभी जो देश हैं इन्होंने भारत के साथ ही साझेदारी करी है, भारत की कंपनीज के साथ ही साझेदारी करी है कि अगर ये जो मानवीय परीक्षण है ये सफल होते हैं तो ये वैक्सीन भारत में बनेंगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हैं शान खान और आशीष चौधरी, शशिकांत पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ यहाँ पे, हरप्रीत सिंह रूबी, गौरव चौहान भी जुड़े हुए हैं, और समीर लिम्बोर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रेणुका पित्ती, और हमारे साथ घनश्याम राजौरा जुड़े हुए हैं। इसके बाद संजय बोस, वो पूछ रहे हैं कि फेबीफ्लू के रिजल्ट्स कैसे हैं और ये बाज़ार में मिलेगी। तो देखिए संजय जी, अब बाजार में मिलनी शुरू हुई है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, और कुछ कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां सभी पूरे भारत में अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ अस्पतालों में अवेलेबल है ताकि वहां के डॉक्टर्स इसको दे सकें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। जबकि ग्लेनमार्क लगातार कोशिश कर रहा है कि वो रोज़ रोज़ अपना प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि ज़्यादा दवाई मार्केट में आ सके। लेकिन फेबीफ्लू से अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं, खासतौर से जो माइल्ड और मॉडरेट केसेज हैं जिन्हें ज़्यादा लक्षण नहीं है, शुरुआती लक्षण है, उन लोगों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ये दवा मिलेगी, तो कोई भी व्यक्ति अगर जाकर अपने आप खरीदने की कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगी। और दूसरा, अभी सारे केमिस्ट के पास ये दवा है भी नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ है शशिकांत पांडे, वो पूछ रहे हैं कि मैं चाय पी रही हूँ या जूस। तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और सपना भट्ट और रिट्टू ठाकुर और सुखविंदर सुखदा सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मास्क कितनी देर पहनना चाहिए। देखिए मास्क, अगर आप अपने ऐसी जगह पर हैं जहां भीड़ है, जहां लोग हैं, आप बाहर निकले हुए हैं घर से, आप मार्केट में हैं, या आप ऐसी जगह पर कहीं काम करने गए हैं, फैक्ट्री में हैं जहां और लोग हैं, तो वहां मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, जैसे कि आप खेत पे काम